गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि कुछ ही दिनों बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो आज वो दिन आ गया है। आज मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी दिनों से मुझे बच्चों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आप जीआईसी में लेक्चरर बन गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमें कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिल पा रहा है जो हमारे पाठ्यक्रम को हमें पढ़ा सके, सही तरह से समझा सके और हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आज से 12th क्लास का भौतिक का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। इन वीडियो की हेल्प से आपको काफ़ी समझ आएगा और आप आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैं कराता जाऊँ उसको कम्प्लीटली उसके नोट्स बना लें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में वो नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और आप जब कभी भी एग्ज़ाम से पहले या जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो वो नोट्स आपको याद दिला देंगे कि आपने जब ये नोट्स बनाए थे तो सर की जो वीडियो थी, सर ने किस तरह से उनको समझाया था, क्या कंसेप्ट था, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता तो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी रहेंगी। जब कभी भी आपका मन करे, आपको कोई डाउट हो, वही वीडियो ओपन करो और आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं कि ये भौतिकी का पाठ्यक्रम जो कक्षा 12th है वो उसमें 9 यूनिट है। पहली जो इकाई है, इकाई को यूनिट बोलते हैं, वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा इकाई 3 है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चौथी इकाई है गतिमान आवेश व चुंबकत्व। पांचवी इकाई है चुंबकत्व व द्रव्य। छठी इकाई है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। सातवीं है प्रत्यावर्ती धारा। आठवीं है विद्युत चुम्बकीय तरंगे और इकाई 9 है प्रकाशिकी। तो इसके जो है भौतिकी का जो पाठ्यक्रम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले पार्ट्स जो है उसमें 9 यूनिट्स हैं, 9 इकाई हैं, 9 इकाई हैं। पहले हम इन सभी को करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 में हम एंट्री करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इकाई फर्स्ट, ये विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, इसका टाइटल है। इसमें मैंने इंग्लिश में भी लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आवेश होता क्या है। देखो, आवेश जो है ये किसी तत्व का ये मौलिक गुण है जो उस तत्व को हम अगर किसी चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में रखें तो उसे किसी प्रकार के बल का जो अनुभव करने का अवसर देता है, वो ये आवेश ही देता है। तो मैं इसे थोड़ा सा लिख भी रहा हूँ कि ये मौलिक गुण है किसी तत्व का या किसी पदार्थ का। तो हम इसे लिख सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जो उस पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी प्रकार के बल को
अनुभव करने की स्वीकृति प्रदान करता है। समझ गए? ये आप देख लीजिएगा, इस पूरी परिभाषा को आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, जैसे हम किसी विद्युत क्षेत्र या किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी पदार्थ को या किसी तत्व को रख देते हैं और वो तत्व या वो पदार्थ किसी प्रकार के बल का अनुभव करता है, तो हम कहेंगे कि वो जो पदार्थ है या वो जो तत्व है वो क्या है, वो आवेशित है। तो ये उसका मौलिक गुण हो गया। और अगर वो प्रभावहीन रह रहा है मन में, आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं या आप उसे विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है, वो एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो अनइफेक्टिव है, किसी भी तरह का कोई भी बल उसके ऊपर नहीं लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो पदार्थ है या वो जो तत्व है वो कैसा है, वो आवेशित नहीं है, अनावेशित है। तो फिर आप उसको जो है ऐसे बोलेंगे। समझ आ रही है ये बात? समझ आ गई होगी आपके। अब मैं आवेश के बारे में बता दूं कि जो आवेश होता है ये इसको जो है हम आवेश को हम कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू से निरूपित किया जाता है। आवेश को जो हम निरूपित करते हैं वो कैपिटल क्यू से निरूपित हम इसे करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? अब बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी हैं, वो कहेंगे सर हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर तो है, लेकिन आप तो जो है पढ़ा रहे हैं हिंदी में, तो हम कैसे, तो मैं इसकी इंग्लिश वाली डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ बच्चों, आप भी परेशान मत हो। तो हम कहेंगे कि इट इज़ दैट फंडामेंटल property of a material which is responsible to feel any kind of force when it is placed in electric और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख दी है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में इसको रीड आउट कर सकते हैं। और आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। एक लेटर कैपिटल क्यू के थ्रू ये रिप्रेजेंटेड होता है। और मात्रक इसका क्या है? मात्रक इसका जो है मात्रक वो इसका कूलाम होता है, कूलाम, इसका मात्रक कूलाम है। एमकेएस जो यूनिट में इसका मात्रक है वो कूलाम है, ऐसा ही मात्रक भी इसका कूलाम है, ठीक है। अब आगे मैं थोड़ा सा और इसके बारे में आपको जो है बता दूं, आवेश के बारे में, कि देखो आपको पता है
कि हमें हमें जो है पहले हमारे शास्त्रों में डाल्टन से पहले हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ था कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये हमने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन डाल्टन ने ये डेफिनेशन ही चेंज कर दी। डाल्टन ने कहा कि नहीं, 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना है। हमारा जो शरीर है, यह शरीर छोड़िए आप, कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ दुनिया में जो पाई जाती है वो एटम से मिलके बनी है। और इंग्लिश में, हिंदी में एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु से मिलके बनी है। तो एक शब्द आ गया बच्चों, जिसका नाम है परमाणु। परमाणु आ गया, परमाणु, जिसको हम बोलते हैं एटम भी बोलते हैं, एटम भी हम बोलते हैं इसको। तो परमाणु की बात आ गई है। अब परमाणु में क्या कहा कि परमाणु, अच्छा चलो ठीक है, परमाणु तो है, लेकिन परमाणु किस चीज़ के मिलके बनता है? तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि परमाणु में जो मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं परमाणु में प्रोटॉन, एक होते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन, और एक होते हैं परमाणु में न्यूट्रॉन। तो बेसिकली जो परमाणु है वो इन 3 चीज़ों से मिलके बना है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। और परमाणु को कहा कि परमाणु में कितने हैं? परमाणु को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग तो परमाणु को कह दिया है हमने कि इसका नाभिक होता है, नाभिक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और एक इसका भाग होता है, इसका बाह्य भाग होता है, आउटर मोस्ट पार्ट है ना, बाह्य जो है इसका बाह्य भाग है। तो नाभिक तो बहुत छोटा सा भाग होता है और बाह्य जो बाहर का भाग है वो ज़्यादा है। तो नाभिक में कौन कौन से रहेंगे? नाभिक में इसके प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन नाभिक में रहेगा, प्लस के इसके न्यूट्रॉन रहेंगे नाभिक में। और जो बाह्य भाग है, आउटर मोस्ट पार्ट है इसका, उसमें क्या रहेंगे? उसमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में। तो ये चीज़ें जो है बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे एक एटम की बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा एटम है एज ए होल, मतलब होल एटम जो है, होल एटम की, पूरे एटम की हम बात करें तो वो कैसा है? वो उदासीन है। उदासीन का मतलब है न्यूट्रल है, वो उदासीन है। उस पर मतलब कोई भी आवेश नहीं है। पूरा जो एटम है उस एटम के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। किसी भी आप मटेरियल का, ऑक्सीजन का ले लो, सोडियम का ले लो, पोटेशियम का ले लो, आयरन का ले लो, सिल्वर का ले लो, गोल्ड का ले लो, आप जो है किसी भी मैटर का कोई एटम ले लो, तो वो एज ए होल अगर आप उसे कंसिडर करेंगे तो उस पर कोई भी आवेश नहीं है, वो जो है आवेश विहीन है। सॉरी स्टूडेंट्स, तो मैं फिर आ गया, मैं बता रहा हूँ आपको कि उस पर कोई भी जो है आवेश उस पर है नहीं, ठीक है। चलो फिर हम आगे चलते हैं, आगे बातें करते हैं। तो अब हमें पता चल गया। तो अब देखिएगा, अब हम एटम को कैसे, हम एटम को, अच्छा अब देखिए, अब ये 3 जो मैंने चीज़ें बताई हैं, एक आपको बताया मैंने प्रोटॉन, दूसरा मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे PROTON, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गया। चलो इसे यहाँ लिख लो, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे सीख सकें, इसलिए थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ रहा है। प्रोटॉन का सिंबल तो आपका P हो गया, प्रोटॉन का सिंबल P हो गया आपका,
और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका सिंबल ई है, और न्यूट्रॉन जो है उसका सिंबल छोटा एन है। ठीक है, तो अगर हम इन पे आवेश की बात करें, आवेश किस पे कौन सा आवेश है, तो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, और इस पे होता है जीरो, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ऐसे बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम, इतने कूलाम का आवेश होता है। और प्रोटॉन पे नेगेटिव, इतना नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन पे जो होगा वो होगा पॉजिटिव का सेम 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम का जो है आवेश जो है वो इस पे होगा। तो आप ये समझिए कि जो सबसे छोटा हम आवेश को काउंटिंग कर सकते हैं वो कि कितना है वो संख्या में, तो वो इतना ही है बेटा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। ठीक है, अगर आपको कि सर क्या इससे ज़्यादा आवेश नहीं हो सकता है भी, इसका डबल भी हो सकता है, इसका ट्रिपल भी हो सकता है, इसका 4 टाइम भी हो सकता है, 5 टाइम भी, 6 टाइम भी हो सकता है। ठीक है, इसका 7 टाइम भी हो सकता है। तो ऐसे तो हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि सर जो है इसमें कुछ पॉइंट और जोड़ दिए जाए, जैसे मान लो कर दो कि इसका आधा हो जाए 1.6 का, तो वो E/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मतलब ये जो बढ़ेगा ये होल नंबर में ही बढ़ेगा, होल नंबर में बढ़ेगा, जैसे कि इसका डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, थ्राइस हो जाए, 4 टाइम हो जाए, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो ये किस चीज़ में बढ़ेगा, ये जो है उसमें ही बढ़ेगा बेटा, आपका जो है होल नंबर में, ये होल नंबर में ही बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा कि जो है यूँ ही ये बढ़ जाएगा, किसी फ्रैक्शन में नहीं बढ़ेगा। मतलब से कहने का मतलब ये है कि ये जो आवेश है ये जो चेंज होगा, ये बढ़ेगा, ये होल नंबर में ही होगा। तो यहीं से जो है ना एक फॉर्मूला निकल के आया कि आवेश Q इक्वल टू होता है एन और ई, एन और ई, ये एक फॉर्मूला निकल के आया कि क्यों, तो इसमें क्या हो गया, चार्ज हो गया, मतलब इसको हम आवेश बोल देंगे, आवेश। और जो एन है ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, तो जहाँ पर जो n है, n कितना हो सकता है, n 0 तो नहीं होगा, n होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे होगा। तो या तो किसी बॉडी पे जो आवेश आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के जितना आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के जितना आएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के जितना आएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन के, मतलब ये होल नंबर में आएगा, ये फ्रैक्शन में नहीं आने वाला बेटा, किस में आएगा, ये होल नंबर में ही ये आएगा। इस बात को समझ गए आप कि आवेश जो है किस तरह से आएगा, आवेश होल नंबर में आना है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का ही है आपके लेवल पर, जिसे आप याद रखिए 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम होता है। फिर न्यूक्लियस में घुसेंगे, क्वार्क वगैरह आ जाते हैं, वो अभी हायर लेवल में आएगा, लेकिन अभी इतना समझिए कि आप 12th लेवल पर कि जो सबसे छोटा आवेश है वो वही है जो, अगर ऋण की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन पे है, वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 है। और अगर बात करेंगे आप उसके धनावेश के बारे में, तो सबसे छोटा धनावेश कितना है, तो प्रोटॉन का आवेश है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम है, उससे छोटा नहीं है। ठीक है, बढ़ सकता है, वो 2 कूलाम हो सकता है, 3, 4, 5 इतना हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया इक्वल टू Q इक्वल टू NE वाला आपको। ठीक है, समझ आ गई ये बात। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम एक एटम को ले लेते हैं, जैसे सोडियम है तो हम सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम एग्जाम्पल देखिए, आप उदाहरण देखिए कि कैसे हम एक एटम को आवेशित कैसे करेंगे। मतलब ये है, आप ये इसे छोड़िए, आप ये देखें एग्जाम्पल लो, क्वेश्चन लिखो, पहले यहाँ पहले लिखो,
देखो अब मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि किसी एटम को आवेशित कैसे करेंगे, है ना। ये है किसी परमाणु को आवेशित कैसे करेंगे। देखो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे करेंगे, मीन्स हाउ एनी एटम कैन बी चार्ज्ड, कैसे वो कोई भी एटम कैसे चार्ज हो सकता है, उसे हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव उसको हम आवेश कैसे दे सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं उसको, ऋण आवेश दे सकते हैं, और पॉजिटिवली धन आवेश भी उसको हम दे सकते हैं, मतलब वी कैन चार्ज नेगेटिवली एज वेल एज पॉजिटिवली, दोनों तरह से हम किसी भी एटम को चार्ज कर देंगे। और आपको पता है कि कोई भी पदार्थ है वो किससे बनकर मिल के बना है, एटम से। तो अगर हम उसके एटमों को किसी एक, उसमें मान लो बहुत सारे एटम है, किसी एक एटम को भी आपने चार्ज कर दिया तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पदार्थ है ये क्या हो गया, ये जो एलिमेंट है ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया है, ठीक है। और अगर उसमें आपने नेगेटिव आवेशित किया है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव किया है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको जो है इसे समझाता हूँ। जैसे देखो पहले आप जो है बात करते हैं, हम एग्जांपल ले लेंगे, हम एग्जांपल है हमारा सोडियम, सोडियम Na, है ना। तो अब जैसे इसका जो परमाणु क्रमांक है Na का वो 11 है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 11 को जो हमने तोड़ा है, 11 में जो है इसको हम तोड़ते हैं इस तरह से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 और 1 है, 2 8 और 1, ठीक है। तो अब आप ये समझो इसके जो आउटर मोस्ट सेल में है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में इसमें कितना है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब इसमें ये समझिए कि 11 ही तो इसमें प्रोटॉन है, ये जो आप जो 11 देख रहे हो 11, अब पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में इसमें बता दूं आपको, चलो इसमें जो आपका प्रोटॉन है वो कितना है, वो तो 11 हो गए हैं आपके, ठीक है, 11 प्रोटॉन हो गए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें बेटा, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 11 ही, इसमें 11 ही होने हैं इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि एज ए होल जो है, एज ए होल मतलब पूरे अगर एक एटम की बात करें तो वो न्यूट्रल होगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल। तो अगर जो है प्रोटॉन है तो उन पे तो कितना आवेश आ गया होगा, प्लस के 11 ई आ गया होगा, और तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है तो उन पे -11 ई आवेश आ गया होगा। तो जब प्लस माइनस जो है आपस में जो एक ही उसके एटम के अंदर है तो वो उसके आवेश को प्लस माइनस को ख़त्म कर देगा, माइनस प्लस को ख़त्म कर देगा। तो एज ए होल जो वो है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा एटम, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे आ जाओ, इसमें आ जाओ। अब हम जो 11 जो है, अब जैसे इसका मैंने आपको बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1 है। तो अब ये अगर हम बात करें इसमें 3 ऑर्बिट हम बना लें, 3 कक्षा बना लेते हैं, ये 3 कक्षा बना ली हमने, इसे तो हमने नाभिक बोल दिया, नाभिक, ठीक है। नाभिक में तो न्यूट्रॉन भी होंगे लेकिन हमें प्रोटॉन से फोकस कर रहे हैं हम, तो हमारे 11 प्रोटॉन इसके अंदर हैं, हमने ये मान लिया है, ठीक है। तो 11 ही इलेक्ट्रॉन बाहर भी होंगे, तो एज ए होल ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो मान लो 2 प्रोटॉन तो इसमें आ गए हैं, नाभिक एक और में बना लो तो नाभिक हो गया, एक ये बना लिया है पहला कक्ष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई यहाँ पे आ गए और 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले में आ गए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें आ गए, और बाहर आउटर मोस्ट सेल में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अगर एज ए होल हम इसकी बात करें तो ये जो है न्यूट्रल है बेटा, उदासीन है, उदासीन हो गया ये, ठीक है। अब हमारा तो क्वेश्चन ये था कि हम इसको जो है आवेशित कैसे करें, चलो हम इसे धनावेशित करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा, इसमें से बाई एनी मीन हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया,
क्या करा हमने, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये ऐसा हो गया कि ये तो इसका हो गया आपका नाभिक, इसमें तो अभी भी 11 प्रोटॉन ही है क्योंकि नाभिक पे थोड़े ही गए, हमने तो बाहर से निकाला आउटर मोस्ट सेल से। और ये इसके जो है वे तो पहला कक्ष है, इसमें 2 है ही अभी, और फिर इसका दूसरा कक्ष है, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो आउटर मोस्ट था वो खाली कर दिया क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब ये वाला जो है ये खाली हो गया है। तो अब जो नई सिचुएशन बनी है, जो ऊपर वाला है, इसमें कितने प्रोटॉन थे, इसमें प्रोटॉन थे बच्चों 11, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, वो भी 11 थे। ठीक है, अब इसमें नए वाले में प्रोटॉन कितने आ गए हैं, 11, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं, 10। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना, अब उस पे प्रोटॉन पे कितना होता है, प्लस ई चार्ज, तो प्लस के कितने हो गए हैं, 11 ई अभी भी है, और यहाँ कितने हो गए हैं, यहाँ माइनस के कितने हो गए हैं, 10 ई हो गए हैं। तो ज़रा इन्हें ऐड करियो, जोड़ियो इन्हें सबको, तो हम कह रहे 11 ई और प्लस माइनस के 10 ई, तो इन्हें जोड़ोगे तो 11 ई प्लस गुना माइनस माइनस के 10 ई, तो कितने आ गए, ई प्लस के ई आ गए, प्लस के ई आ गए हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इस पे तो भाई प्लस के ई आ गए। प्लस के ई आने का मतलब क्या समझ रहे हो, प्लस के ई आने का मतलब है ये तो धनावेशित हो गया, क्योंकि ये जो प्लस का ई है ये आवेश किस पे है, ये तो प्रोटॉन पे है, प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन तो कहाँ है, प्रोटॉन तो इसके न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन ही तो निकल के भागा है। तो इस पे जो है ना, जो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल पे हैं जिन पे ऋण आवेश है, और 10 प्रोटॉन जो नाभिक पे हैं जिन पे धनावेश है, उन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन एक प्रोटॉन नाभिक में ऐसा बच गया है जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो एटम है अब ये धनावेशित हो गया है, इस पे धनावेश आ गया है। तो अब ये इसको तो हमने कह दिया था 11Na, इसको अब हम कहेंगे कि 11Na प्लस हो गया, ये प्लस Na प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हमने एटम को धनावेशित कर दिया। अब मान लो ऐसे ही बहुत सारे एटम हैं किसी भी पदार्थ में, और सबको हमने क्या कर दिया, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उन्हें धनावेशित कर दिया, तो पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो धनावेशित हो गया, वो धनावेशित हो गया। इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल और आपको दे के समझा रहा हूँ। तो देखो आवेश बन चुका है, अभी हमारे पास Na प्लस आवेश बन गया है, Na प्लस। अब इस Na प्लस को अगर मैं किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाऊँ या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाऊँ, तो ये वहाँ पर जाकर बल का अनुभव करेगा। तो ये इस आवेश की वजह से ही तो है। अगर इस पहले वाले Na को लेके जाऊँ मैं विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये किसी भी आवेश का अनुभव नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको लेके जाऊं तो ये करेगा। और मैंने आवेश को क्या बात है कि आवेश जो है उसका एक ऐसा मौलिक गुण है जो उस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में जाने के बाद में बल का अनुभव करने की परमिशन दे रहा था। पहले तो यहाँ परमिशन थी नहीं क्योंकि यहाँ आवेश था ही नहीं, तो इसलिए ये बल का अनुभव नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आवेश आया तो इसे परमिशन मिल गई कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो किसी बल का ये अनुभव करेगा, तो ये अनुभव कर रहा है। तो अब इस पे आवेश आ गया धनावेशित। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया आपको कि हाउ एनी एटम कैन बी चार्ज, मतलब किसी परमाणु को आवेशित कैसे करेंगे। तो भाई ऐसे करेंगे, उसमें से जो है एक मौलिक जो तत्व कण है उसका इलेक्ट्रॉन उसको निकाल दो तो वो धनावेशित हो जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन आप 2 निकाल दिए तो 2 धनावेश आ जाएंगे, उस पर 3 निकालोगे 3 धनावेश आ जाएंगे। जितने भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतने गुना वो धनावेशित होता चला जाएगा। और इसी तरह से आप अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे तो वो ऋणावेशित होता चला जाएगा। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ऋणावेशित वो कैसे हो रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे ले रहे हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम ले लेंगे। इसमें हम यहाँ क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन एटम लेते हैं, हम क्लोरीन एटम लेते हैं Cl। ठीक है, तो इसको हम 17Cl बोलते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसमें 17 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 ही होंगे।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होता है वो होता है 2 8 और 7 होता है, 2 8 7, ठीक है। तो अब अगर देखो, अब हम इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, इसमें 17 जो Cl है इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो ये जो है ना, ये जो है ना, फिर ये जो है ना Cl माइनस लिखने लगेंगे हम इसे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए हैं, 17। तो पहले ही थे, एक और आपने जोड़ दिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसमें। और प्रोटॉनों की संख्या, तानों की संख्या पहले जितनी थी वो अभी भी, क्योंकि तो नाभिक में रहते हैं वहाँ तो हम पहुँचे ही नहीं है, तो वो कितने हैं, वो अभी भी 17 हैं। तो अगर हम इसमें नेट निकालें कि नेट कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो आपका 17 तो प्रोटॉन हो गए हैं, 17 ई पॉजिटिव, और आवेश की बात करें, नेट चार्ज की हम बात करें इसमें कुल आवेश की, तो 17 तो ई पॉजिटिव यही हो गए, और प्लस के माइनस के 18 ई नेगेटिव ये हैं, माइनस लगा इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, सो 17 ई ये भी नेगेटिव, ई और ये प्लस गुना माइनस के 18 ई नेगेटिव, तो कितने आगे माइनस के ई नेगेटिव। तो इस पे तो जो है ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा। तो जब एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बच भी जाएंगे भाई, 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 17 प्रोटॉन ने 17 इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस तत्व क्लोरीन के ऊपर ही तो आ गया। तो अब क्लोरीन जो है ना वो कैसा हो गया है, वो बताया देखो यहाँ पे, वो ऋणावेशित हो गया है। तो ऐसे ही जो है क्लोरीन, तो देखो ऋणावेश आ गया इस तरह से। तो अब इस ऋणावेश को भी आप किसी जो है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो इस पे भी वही समस्या आएगी, ये भी बल का अनुभव करेगा। तो किसकी वजह से कहा, ये जो उसके ऊपर जो नेगेटिव आवेश आ गया ना, ऋणावेश, इसने इसे परमिशन दे दी कि अब आप बल का अनुभव करोगे। तो यही तो आवेश है, समझ आ गया। तो आज मैंने बच्चों, मुझे थोड़ा सा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे नज़ला हो रहा है बहुत बुरी तरह से, दवाई वगैरह ली है, और मेरे पास जो है कोई स्टडी भी नहीं है, कोई बहुत अच्छा मोबाइल भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पे ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा, कल या परसों में फिर से एक वीडियो आएगी जो आगे चलेंगे हम, और आगे इसी को बढ़ाएंगे। आज तो मैं इतना ही रखता हूँ। और अब ये मैंने आपको बता दिया कि आवेश को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, धनावेश को और ऋणावेश को। अब अगर हम इन दोनों आवेशों को, धन और ऋणों को पास पास रखेंगे, ठीक है, तो इन पे एक बल लगेगा, या दो धन को पास रखेंगे तो उन पे एक बल लगेगा, दो ऋण को रखेंगे तो भी बल लगेगा, और आप जो है पॉजिटिव नेगेटिव को रख देंगे तो भी लगेगा, नेगेटिव को रख देंगे पास पास तो भी एक दूसरे पे वो बल लगाएंगे, और पॉजिटिव को लगाएंगे तो भी रख देंगे। तो वो कितना बल लगेगा, किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा। तो ये सारी जो बातें हमें बताई हैं कूलाम ने, है ना, क्योंकि कूलाम ने आवेश की जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम है। तो कूलाम ने काफ़ी अध्ययन किया आवेशों के ऊपर, तो उन्होंने हमें बताया है, उसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। तो अगले जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम कूलाम का नियम स्टडी करेंगे, और उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। फिर हम विद्युत क्षेत्र भी बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है किसी आवेश का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएं और मैं ऑनलाइन आ सकूं, आप ऑनलाइन मेरी क्लासेज को सुन सकें। लाइक भी कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।